हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने एक बहुत लंबी यात्रा की है, बहुत मेहनत की है इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। और वो मुकाम है एग्जाम को क्लियर करना। लेकिन आज जब हम इस अंतिम दौर में हैं, तो मैं आपको सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी शिक्षा देने जा रहा हूं। ये लेक्चर आपको बहुत ध्यान से सुनना है। वैसे तो मैं बहुत बिना काम की बातें किए क्लासेस लेता हूँ, नो बकवास के माध्यम से। लेकिन आज की क्लास आपको पॉलिश करने के लिए है, इसलिए इसमें केवल बातें होंगी भगवान श्री गणेश का नाम लेकर और मेरे शिक्षक और अपने अपने गुरुजनों को याद करते हुए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। आज हम दो पॉइंट्स पर फोकस करने वाले हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो एग्जाम है वो पहली बार हो रही है, उसमें क्या हमें अपने आप को सतर्क सावधानी रखते हुए एग्जाम देना है, और दूसरा कि कितने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, कितने छोड़ने हैं। इन सारी बातों का जवाब मैं आज इस छोटी सी क्लास में 15-20 मिनट में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से एक एक बातें सुनना है आपको। आज मैं थोड़ा सा हमेशा फिलोसोफर बनता हूं, आज लाइक साइकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करूंगा। साइकोलॉजी जो हमारे दिमाग के भ्रम हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आज जो मैं बातें करूंगा उनका वर्णन कहां से किया जा रहा है, तो डेनियल कॉनमेन की एक किताब है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये किताब का फोटो है, मैं इससे आज सारी बातें करने वाला हूं। इसकी एक साइकोलॉजी पर लिखी हुई किताब है और इन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये किताब मैंने 7-8 घंटे मुझे पढ़ने को लगे, लेकिन हाँ, मैं इसे आपके लिए ही पढ़ा हूं और केवल आपको कुछ समझाने के लिए इस किताब की कुछ बातें आपके सामने आज रखूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि ये जो नेगेटिव मार्किंग इस बार से शुरू हुई है, उसमें हमें क्या सावधानी रखनी है। हमें जो सावधानी रखनी है उनको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला, एग्जाम शुरू होने से पहले या अभी हमारा जो ये 9 दिन 8 दिन 7 दिन बचा हुआ है, इसमें हमें क्या सावधानी रखनी है, और एक कि एग्जाम के उन 3 घंटों में हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है। सबसे ज्यादा फेल होने का जो रीजन है वो ये है, खैर ये भी उतना ही जिम्मेदार है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। यहाँ थोड़ी सी मुझे आपको चेताना है, मैं आपको सतर्क करूंगा, यहाँ मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक एक सिद्धांत, एक एक लॉज जो हमारे दिमाग पर काम करते हैं। सबसे पहला, आप सबका ये प्रश्न होगा कि पिछली 4 परीक्षाओं से मुझे आता था लेकिन एग्जाम में गलत हो गया, और उस एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन की वजह से मेरा एग्जाम ही जो है मिस हो गया। ये जो पॉइंट्स है, इसका रामबाण इलाज आज इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करने वाला हूं। अपनी परीक्षा में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स की एक लिस्ट मैंने आप सबको पिछली परीक्षा में बनवाई थी। जैसे कि क्वेश्चन में नहीं को नहीं पढ़ना, इस नहीं ने बहुत के जीवन को नहीं कर दिया है, इसे जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना, इन बातों को मैं अभी एकदम ऐसे थ्योरेटिकल समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगी। चलिए शुरू करें, इनको डीप जाकर के पढ़ने की बात करते हैं। बहुत शांति से आपको कुछ 10 पॉइंट्स, 10 सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, वो सुनते हैं। पहला जो सिद्धांत है साइकोलॉजी का एग्जाम से संबंधित, वो है प्रीमेच्योर क्लोजर। क्या है ये? प्रीमेच्योर क्लोजर। बहुत शांति से समझना, इसका अर्थ है जल्दीबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं कि उस एग्जाम में फेल होने वाले 20% बच्चों का फेल होने का रीजन है प्रीमेच्योर क्लोजर। ये क्या है? समय से पूर्व फैसले ले लेना। पहला पॉइंट कि जब एग्जामिनर ने हमें 2 घंटे दिए हैं तो मैं उसको 15 मिनट में क्यों सॉल्व कर रहा हूं, मुझे प्रश्न को देखते से ही टिक क्यों कर देना है। मुझे शांति से पहले हिंदी और फिर इंग्लिश, या जो मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट तो इंग्लिश, देन फिर हिंदी में
पूरे प्रश्न को बहुत अच्छे से रीड करना है। जल्दीबाजी ही प्रीमेच्योर क्लोजर का फॉर्मेशन है। जहां मैंने जल्दबाजी की, जहां मैंने थोड़ा सा जल्दी या जल्दबाजी का, क्योंकि हमने सुना है ना, जल्दी का काम शैतान का। आप सब लोगों के घर में जो बुजुर्ग होंगे वे कहते आए होंगे, इसी को साइकोलॉजी में कहा जा रहा है प्रीमेच्योर क्लोजर। बड़ी शांति से समझो, समय से पहले फैसला ले लेना। उस प्रश्न को देखते से ही ए है, एक बार दिमाग को कह दिया ना कि इसका आंसर एक ए है, फिर वो सोचना बंद कर देगा। समय के केवल शुरुआती 3-4 शब्द या किसी प्रश्न के 3-4 शब्दों को पढ़ करके ही आंसर कर लेना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो 80 से ज्यादा प्रतिशत स्टूडेंट करते हैं, लेकिन 20% उसमें से इस कारण से फेल होते हैं। नॉट, एक्सेप्शंस, सहमत, असहमत, हाँ नहीं, ऐसे लास्ट के जो शब्द हैं उनको नहीं पढ़ते, पूरा प्रश्न ही नहीं पढ़ते और आंसर करते हैं। इसे कहते हैं साइकोलॉजी के भाषा में प्रीमेच्योर क्लोजर, समय से पूर्व फैसले लेना। आज भी समय है, 8 दिन बचे हैं अभी एग्जाम में। अपने आप को इस बात को रोज मनन करवाओ कि उस 3 घंटे 2 घंटे में मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं मचानी, मुझे जो भी करना है वो पूरा टाइम लेकर करना है, मैं व्यवस्थित एग्जाम दूंगा, मैं मैच्योर स्टूडेंट की तरह बिहेव करूंगा। कसम खाओ, इस वीडियो को रोज देखो भले इसे, और अपने आप को ये याद दिलाओ कि ये गलती है जो आप करते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूं, दूसरा सिद्धांत बताता हूं, कॉग्निटिव इंपल्सिविटी। ये क्या है? संज्ञानात्मक उतावलापन। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है साइकोलॉजी का, और बहुत मस्त बात मैं आपको सिखा रहा हूं। हमारा जो मस्तिष्क है उसकी उत्तेजना, उसका उतावलापन, उसका घबराना, उसका जल्दीबाजी करना, सब हमारे दिमाग के रिजल्ट या हमारे एग्जाम के रिजल्ट पर इफेक्ट डालते हैं। एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिपेंड केवल आपके ज्ञान पर नहीं करता। किसी एक अच्छे शिक्षक ने कहा है कि एग्जाम कभी भी ज्ञान का होता ही नहीं है, एग्जाम तो बेटर मैनेजमेंट का होता है। किसका होता है? बेटर मैनेजमेंट का होता है। जिसका मैनेजमेंट बहुत बेटर है, जिसका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, वो एग्जाम को पास करता है। ज्ञान कम होगा तो चलेगा। बहुत सारे बच्चे इस स्पीड से आंसर को सॉल्व करने को अपना इंटेलिजेंस समझने लग जाते हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन होता है अच्छे अच्छे क्रीम बच्चों के फेल होने का। जो 8-10 महीने से कोचिंग में हमेशा टॉपर बनता आ रहा है, फर्स्ट बनते आ रहा है, उस बच्चे का फेल होने का रीजन ये है। ध्यान से सुन लो इस बात को, हमें हर प्रश्न को 2 मिनट देना है, जल्दी नहीं करनी है। आराम से 1 मिनट सोचो ना, क्यों क्यों दिमाग लगा रहे हो, क्यों जल्दीबाजी हड़बड़ी मचानी है। 1 मिनट का टाइम है एक प्रश्न के लिए, 100 प्रश्न 100 मिनट, हमें तो 120 मिल रहे हैं, 20 मिनट फिर भी बचेंगे। तो ये जो 1 मिनट से पहले करने की चुल है, 1 मिनट से पहले आंसर कर लेने की दिमाग की ये जो आदत है, इसे जीरो करो। नेगेटिव मार्किंग है, जितना आ रहा है वो और माइनस करके जाएगा। आगे बढ़ता हूं, 10 सिद्धांत बताऊंगा आज मैं आपको सारे। एंजाइटी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दिमाग पर प्रेशर डाल दिया जाता है, एग्जाम में जाते जाते वो दिमाग खराब कर लेते हैं, और जब वो दिमाग खराब कर लेते हैं तो उनका जो उनकी वो वर्किंग मेमोरी जो असली में आंसर करने वाली है वो खत्म हो जाती है, वो आंसर करने ही नहीं देती। और फिर सरल सरल से प्रश्न भी गलत होते हैं। बहुत आसान है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आज से 8 दिन बचे हैं, रोज 10 बजे उठो और एक FLT पेपर लगाना शुरू कर दो। 8 दिन तक लगातार एग्जाम में जैसे OMR शीट है वैसा रोज OMR शीट भरने की कोशिश करो। 90 दिन ऑटोमेटिक एंजाइटी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, खत्म तो कभी नहीं होती है,
कम हो जाएगी। तो आप इस बात को मानो। अगर आप आज इस बात को नहीं मानोगे ना, एग्जाम में रिजल्ट गलत आएंगे। अगर आप चाहते हो, बहुत मेहनत की है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने, और मैं मानता हूं कि आपने खूब मेहनत की है, लेकिन फिर भी बेटर मैनेजमेंट नहीं होना आपको फेल कर जाएगा अगर आपने ये बात नहीं मानी तो। आगे बढ़ते हैं। अगली बात बता रहा हूं, एनालिसिस पैरालिसिस, बहुत खतरनाक चीज है ये। एनालिसिस पैरालिसिस, 40% विद्वान बच्चे एग्जाम में इस एनालिसिस पैरालिसिस की वजह से फेल होते हैं। क्या है ये? हम एग्जाम में 4 ऑप्शन में से 2 को अलग हटा देते हैं, और वो जो 2 बचते हैं 50-50 कि ए बी सी डी में से पता चल गया कि सी और डी तो नहीं है, अब हमें पता है कि ए या बी में से आंसर है। वहां हम जबरदस्ती का जो ज्ञान भिड़ाने लगते हैं, उस पर जो जबरदस्ती का एनालिसिस करने लगते हैं, वही हमें अल्टीमेटली फेल कराता है। मतलब बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि सर मैं एग्जाम में ना इस 14वें प्रश्न का ए लगाने ही वाला था, लेकिन मेरे दिमाग ने कहा कि बी लगा दे, मेरे को इन दोनों में से कंफ्यूजन था, फिर मैंने बी लगाया और बी गलत हो गया, आंसर ए था। अगर ये समस्या है तो इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। समझना, ओवर थिंकिंग के चलते अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, इसे साइंस की भाषा में कहा जाता है। फर्स्ट, आपको जो उस प्रश्न को ए और बी में से सबसे पहले अनकॉन्शियस माइंड ने जिस ऑप्शन को बोला कि ये लगा दे, कभी कभी हम फंस जाते हैं, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बचते हैं और उन 2 में से एक आंसर होता है। उन 2 में से हम ए लगाने वाले होते हैं, लेकिन फिर बहुत सोचने पर बी लगाकर आते हैं और बी गलत हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो आप उस पर सोचना बंद करें। अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे अंदर का दिमाग है, जो ईश्वरीय क्षमता है भगवान द्वारा हमको दी गई है, उसने अगर ए बोला था तो चुपचाप ए लगाकर आ जाओ, गलत नहीं होगा। 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, लेकिन 80% केसेस में आपका ये आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट इंस्टिक्ट फैलेसी का प्रयोग सामान्यतः सही रहता है। ये साइकोलॉजी कहती है कि फर्स्ट इंस्टिक्ट मतलब आपके अनकॉन्शियस माइंड ने जिसे आंसर करने को कहा उसे लगा के आ जाओ, उसे ही आंसर करो, फिर सोचने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत अगर आपने फॉलो कर लिया एग्जाम में, 40% जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो अब असली दौड़ में आ जाएंगे। और आगे बढ़ता हूं, अगला सिद्धांत बताता हूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। बहुत बड़ी बीमारी है भैया। हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे वीडियोस, यूट्यूब, फलाने ढिमाकों ने ये दिमाग में भर दिया होता है कि 80 प्लस कट ऑफ जाएगा, 80 प्लस कट ऑफ जाएगा। और अगर मुझे एग्जाम में 70 क्वेश्चन आते हैं तो मैं जबरदस्ती के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं, और वो होता है कि ऐसा ना हो जाए कि सबने जितने अटेम्प्ट किए मैं उससे कम अटेम्प्ट करूं, और इस चक्कर में वो टिक करके आता है एग्जाम में क्वेश्चन और फेल होता है। केवल छूट ना जाए मेरे छूट जाएंगे तो क्या होगा, ये डर, इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये नहीं करना है, जितना आता है उतना करना है, नहीं आता तो क्यों ही जबरन लोड ले रहे हो, आप माइनस करवा लोगे। इस बार की परीक्षा में ऐसा नहीं है कि लगा दो टिक, इस बार नहीं करना है ऐसा। और आगे बढ़ता हूं, लास्ट में इस पे बहुत सारी बातें और बताऊंगा। एंकर स्ट्रैप, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। एंकर स्ट्रैप ये क्या लोचा है, ध्यान से सुनना। ये जो एंकर स्ट्रैप है, ये हमेशा एग्जाम हमारे साथ खेलती है, एग्जाम हमेशा बच्चों के साथ ऐसा करती है। शुरुआत पेपर की जहां से होती है 1 2 3 4, मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है ये नहीं आएंगे आपको, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों को। शुरुआत में कठिन क्वेश्चन रख करके बच्चों को साइकोलॉजिकली तोड़ देना, ये साइकोलॉजी में कहलाता है एंकर स्ट्रैप। शुरू के कठिन सवाल देखकर दिमाग बाद में वैसा ही पर्सपेक्टिव बना लेगा कि कठिन पेपर है, इसलिए उसको सरल प्रश्न भी नहीं आएंगे। भले ही 5वां प्रश्न जो है ना वो यूं लिख दिया कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, फिर भी आप कठिन मान करके गड़बड़ करते हो। लगातार 4 प्रश्न नहीं सॉल्व होने पर 5वां ऑटोमेटिक गलत होने की जो स्थिति बनती है वो इस एंकर स्ट्रैप से होती है। अगर आपको 1 और 2
3 नहीं आता तो चौथे तक जाना ही मत, नहीं तो फंस जाओगे इस ट्रैप में। 10 क्वेश्चन बाद से शुरू कर दो, कहां फर्क पड़ रहा है। अगर मैंने पहला दूसरा आंसर किया और मुझे 2 नहीं आए, 10वां निकाल लिया, 25वां क्वेश्चन निकाल लिया, इस एंकर ट्रैप के जाल में फंसे, एग्जाम गड़बड़ होगी। इससे बचने का उपाय भी बता दिया, मैं हर चीज के उपाय भी बता रहा हूं, तो बचने का तरीका एग्जाम में फॉलो कर लेना और भला होगा आप लोगों का। द जर्किंग इफेक्ट बहुत काम की और बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्योरी है ये जर्किंग इफेक्ट। ये क्या है, ये लोचा क्या है, इसको समझो थोड़ा सा। ये जर्किंग इफेक्ट कहता है कि दिमाग जो है ना वो पीछे अधूरे छूटे हुए काम को बार बार दिमाग में दोहराता है, और इस कारण नई बात जो हम सीख रहे हम सुन रहे हैं वो पूरी सुनने ही नहीं देता। इसको ऐसे समझे कि अगर आपने कोई एक प्रश्न अधूरा छोड़ा है या उसको दिमाग में धारण कर लिया है, तो उसके बाद मान लीजिए आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे प्रश्न पे गए, पांचवें पे गए, पांचवा नहीं आता और इस पर आप अभी भी सोचे जा रहे हो और अब आपने छठा पढ़ना शुरू कर दिया है, तो फिर जर्किंग इफेक्ट के शिकार हो जाओगे। जर्किंग इफेक्ट क्या कहता है कि मैं उल्लू बनाता हूं तुम्हें। कैसे? अगर आप अभी भी पांचवे को सोच रहे हैं तो थोड़ा टाइम दे दो, या फिर इस पर रुक करके इसको कह दो कि अब मुझे नहीं आता, तब जाके छठे पे पहुंचना है। अगर आप क्वेश्चंस के फ्लो को एक छोड़ करके, अधूरा छोड़ करके अपने दिमाग में लेकर के आगे बढ़ गए, तो वह अगले प्रश्न को गलत करवा सकता है, वो मजबूर करेगा दिमाग को, क्योंकि अब दिमाग दो जगह लग रहा है। आधा दिमाग तो अभी भी पांचवे को सोचने में लगा हुआ है और आधा दिमाग अब छठे को आंसर को सॉल्व कर रहा है। आप पूरी कैपेसिटी से अपने आंसर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं और गड़बड़ कर दोगे। एग्जाम में ये प्रोसेस नहीं करना है। अगले पे आते हैं, प्राइमरी एंड प्रीमिंग इफेक्ट। ये क्या है? प्राइमेसी एंड प्रीमिंग इफेक्ट या प्राइमरी इफेक्ट भी कहते हैं। पुरानी यादों का माया जाल बहुत खतरनाक बीमारी है। हम बहुत सारे टेस्ट, एमसीक्यूज, बहुत सारा कुछ एग्जाम के पहले लगाते हैं। एग्जाम में हमने वैसे के वैसे प्रश्न दिखते हैं। आपने जो टेस्ट में जो क्वेश्चन लगाया था उसके जैसा, उसके सिमिलर, उसके जैसा या उसके सिमिलर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसी स्थिति में हम फटाक से जो हमने रट रखा है वो आंसर करके आ जाते हैं, उस प्रश्न को ढंग से पढ़ते भी नहीं है। और ये जो समस्या है, पुरानी यादों का मायाजाल या प्रीमिंग इफेक्ट कहते हैं इसे साइकोलॉजी में, ये आपका आंसर गलत कराती है। होता है ना बहुत बार एमसीक्यूज या टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यूज में हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, मान लीजिए कि यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन लिखा था कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, और हमने 13-12 फट से टिक किया था, आंसर हमें रटा हुआ था। इस बार हमने क्या किया, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, 4 ऑप्शन में वो भी था। हमने हड़बड़ी में ये प्रीमिंग इफेक्ट, पुरानी यादों, ये मान लिया कि हमने टेस्ट में जो पेपर सॉल्व किया था वही का वही पूछा है, वही का वही यहाँ भी है। उस बात के आधार पर अपना एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ, इससे बड़ी बुरी बात नहीं होगी कि आपने इतनी मेहनत करके 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2-4 साल से जो मेहनत की है उसे आप पानी में बहा कर आ रहे हो। मेरी बातों को सुनने तक सीमित मत रखो, इनको अपने व्यवहार में 4 दिन में ले आओ। इनको अपने में, ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने मेरा ये वीडियो देख लिया तो अब जेम्स बॉन्ड बन गए, अब सब आता है आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन बातों को अमल करना होगा, इसलिए 8 दिन पहले ये वीडियो बना दी मैंने। चाहता तो लास्ट 2 डेज में बनाता, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आप जिन जिन जो जो बच्चा जो गलतियां कर रहे हैं उनको सुधार ले। एक और गलती बताता हूं, डोपामाइन सीकिंग। ये जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके फेल होने का रीजन है डोपामाइन सीकिंग। ये क्या होता है भैया? इसे कहते हैं उत्साह का भ्रम, सफलता की अप्रत्याशित भावना में बह जाना। जो बच्चा पिछली बार पास हुआ था, जिसका पिछली बार अच्छा पेपर रहा था, जो 4 बार से प्रीलिम्स देते आया, निकालते आया, वो इस बार फेल हो जाता है। उसका रीजन ये है डोपामाइन सीकिंग। एग्जाम में 5 प्रश्न लगातार सही हो जाए तो छठा वाला हड़बड़ी में, उत्तेजना में, जल्दी बाजी में
सक्सेसफुल के चक्कर में कि मैं तो बहुत मजा आ रहा है मुझे, तो इस चक्कर में छठा प्रश्न गलत कर लेना, नेगेटिव मार्किंग फिर पांचवे से भी नंबर कम करवा देगी। हर सही जवाब मिलने पर जो एक्साइटमेंट होता है, एग्जाम में 100 ही प्रश्न हैं, 80 करने हैं, 60 करने हैं, 70 करने हैं, उसमें अगर 5 सही हो गए तो बहुत उत्साह में आने की जरूरत नहीं है। बहुत उत्साह में आकर के उन 5 में से एक गलत कर चुके हो, छठा और गलत कर लोगे। तो इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है? अगर सही हुए जा रहा है ना, तो भी थोड़ा सा रुक करके थोड़ी सी डीप ब्रीथ वाली 30 सेकंड के लिए रुक जाओ, मत पढ़ो अगला प्रश्न और सांस ले लो, शांत कर दो अपने आप को, देन फिर अगले प्रश्न पर जाओ। नहीं तो होता है ये 100% बच्चे, और जो बड़े क्रीम बच्चे होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो ये प्रॉब्लम से फेल होते हैं। और अगली बात पर आता हूं, गैम्बलर्स फैलेसी। गैम्बलर्स फैलेसी क्या होती है? जुआरियों का तर्क दोष। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं एग्जाम में 24वें क्वेश्चन का आंसर ए किया, 25वें का आंसर भी ए किया, 26वें का आंसर भी ए किया और 27वें का आंसर भी ए किया, तो मजबूरीवश मैं ये मान लेता हूं कि 28वें का आंसर ए नहीं होगा। लगातार एक सीरीज से ए या बी या सी या डी लगातार आने पर हम 4 के बाद रुक जाते हैं, उसे कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। ये बड़ी समस्या है। क्या आपको एग्जामिनर कान में कह करके गया है कि नहीं 4 के बाद 5वां ए नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। हो सकता है कि वो जानता हो गैम्बलर्स इफेक्ट को और आपको इसी फैलेसी में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। ये समस्या हमें निस्तो नाबूद कर देगी। अगर मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं और 5 क्या 6 क्या 7 तक भी ए आ रहा है, 8 में भी ए आ रहा है, तो मुझे ए ही लगाना है, मैं वहां अपना आंसर चेंज नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ चेंज करते हैं और वो इस गैम्बलर फैलेसी में फंस जाते हैं। ये मान लेते हैं कि 5वां क्वेश्चन तो ए हो ही नहीं सकता, बी करेंगे, और गड़बड़ करते हैं, आंसर गलत होता है। और आगे बताता हूं, कन्फर्मेशन बायस्ड। ये क्या है कन्फर्मेशन बायस्डनेस? ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। किसी विकल्प को सिर्फ इसलिए चुनना क्योंकि वो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, वो मेरा कहीं सुना हुआ है। जैसे आधे एग्जाम के बच्चों को 2-4 यूट्यूबर्स ने रटवा दिया कि जहां ऑल ऑफ द एबो आता है, ऑल ऑफ द एबो आता है, वो सही होता है। अब बच्चा ध्यान से प्रश्न ही नहीं पढ़ रहा है, अब बच्चा ध्यान से आंसर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। बच्चे को रटवा दिया है कि नन ऑफ द एबो जहां आता है, वहां इनमें से यही आंसर सही होता है। ये बहुत बड़ी गलती है। अरे हमने 8 महीने इस कारण से मेहनत की थी। मैं 6-8 महीने से दर दर भटक के 1760 कोचिंग क्लासेस, 1750 वीडियोस, एमसीक्यूज, एफएलटी, फलाना ढिमाका इसलिए कर रहा था कि ऑल ऑफ द एबो लगा कर आऊंगा? नहीं, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और वहां जो सही आंसर मुझे लगेगा मैं वो करूंगा, इस पागलपन में नहीं पढ़ूंगा। ये जो है ना कंफर्मेशन बायसनेस, ये पूर्वाग्रह पुष्टि, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। नहीं करना है। क्यों करूं मैं ऑल ऑफ द एबो? नहीं करना, मुझे अपने आप के दिमाग का उपयोग करना है। भले ही से उसने वो दिया आंसर, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कि रट करके गया हूं कि सारी जगह पे ये लगा के आऊंगा, 4 में से 3 तो सही होंगे। बेवकूफी है, कभी कभी 4 में से चारों गलत होते हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे। और ये मैं चाहता तो सीधे सीधे बोल देता, एक किताब पढ़ करके उसमें से एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत निकाल करके इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कुछ यूट्यूबर फैलाएंगे, निंजा टेक्निक की वीडियो बनाएंगे, फालतू की बातें करेंगे और आपको फेल करवाएंगे। उनके इस पैटर्न को मत फॉलो करना। अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई की है, अगर आपने जान लगाई है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, 4 ऑप्शन पर नजर मारो, पहले बिना ऑप्शन के क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शन देखो, फिर ईमानदारी से आंसर करो। ये कोई फालतू की बात है कि ऑल ऑफ द अबोव सही होता है, सब गलत बातें हैं।
और अगले पे आते हैं हॉलो इफेक्ट। ये क्या होता है? बहुत जानलेवा बीमारी है भाई, जान ले लेती है बच्चों की। एक गुण के प्रभाव में आकर सभी को सबके सब सही मान लेना। बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी एग्जामिनर है ना, एग्जाम में जानबूझ करके क्वेश्चन 1 2 3 4 लाइन तक पहुंचाता है, क्वेश्चन के आकार को जबरदस्ती बड़ा कर देता है। और ये जो आकार जो बड़ा है ना, क्वेश्चन के आकार को बड़ा करना, क्वेश्चन के आकार को बड़ा करके वो क्वेश्चन को कठिन बनाना चाहता है, जबकि उस क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ा जाए ना तो कुछ भी नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है। अब बहुत सारे बच्चे उस बड़े आकार के प्रश्न को देख करके डरते हैं और उस क्वेश्चन को या तो अटेम्प्ट नहीं करते या गलत अटेम्प्ट करते हैं। इसी को कहते हैं हालो इफेक्ट। आपको जहां बड़ा प्रश्न दिखे, जहां प्रश्न का आकार बड़ा हो, वहां आप समझ जाना कि आपको फायदा दिलाने के लिए लिखा गया प्रश्न है। उसको बड़ी ईमानदारी से 2 3 टुकड़ों में तोड़ लेना, 2 3 टुकड़ों में 3 बार रीड करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड करना और फिर आंसर करना बहुत ईमानदारी से। और एक चीज बताता हूं, ये काम की बात है, बहुत काम की बात है। डनिंग क्यूगर इफेक्ट कहते हैं इसे। ये डनिंग क्यूगर इफेक्ट क्या होता है? आपके अंदर जो काबिलियत है, 4 जनों के बोल देने से आपने उसको मान लिया है कि आपने उससे ज्यादा काबिलियत है। कम ज्ञान होने पर भी अपने आप को इंटेलिजेंट मान लेना, ये मान लेना है कि मैं तो 80+ वाला बच्चा हूं। ये जो एमपीपीएससी है ना, इसके सामने अच्छे अच्छों की नहीं चली तो आप कौन से खेत की मूली? स्टूडेंट अपने आप को ये बताए ही नहीं कि मुझे कितने करने हैं। ये ना सोच कर जाए, ये सोच करके जाना ही नहीं है कि मेरा 80+ होगा कि 70+ होगा। ये तो पेपर डिसाइड करेगा ना, पेपर का लेवल, पेपर की व्यवस्था, पेपर के क्वेश्चंस, क्वेश्चन का फॉर्मेट, इन सब के आधार पर मुझे क्वेश्चंस का नंबर डिसाइड करना है। इसीलिए लास्ट की बात इसी पर करूंगा मैं। एक सिद्धांत और समझा देता हूं लास्ट, और फिर बात करेंगे कि टोटल करने कितने अटेम्प्ट है साहब, ये तो बताओ फाइनली, अभी बात करूंगा उसमें। रिकॉग्निशन वर्सेस रिकॉल बहुत काम की बात है। हम जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमने रट रखा है, इन दोनों के बीच का अंतर, यह याद आना कि कहीं पढ़ा है पर एक्चुअल में उसका आंसर क्या है ये नहीं पढ़ा, ये नहीं याद आ रहा है। इसे कहते हैं रिकॉग्निशन वर्सेस रिकॉल इफेक्ट। ये क्या होता है? पहचान बनाम स्मरण। और इस चक्कर में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे लोग 5 5 प्रश्न गलत करके आते हैं। फॉल्स सेंस नॉलेज, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। समाधान क्या है? फेमेंस वेरिफिकेशन। ये बहुत अच्छी चीज जो है वह इस किताब ने बताई कि फेमेंस वेरिफिकेशन नाम का एक चीज होता है। और ये यूं कहता है कि अगर आपने कुछ पढ़ लिया है, आपने कुछ रट लिया है, तो आप किसी और को समझा दो। एक स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति किसी बात को सरल तरीके से नहीं समझा सकता, जो व्यक्ति किसी बात को सरल से सरल तरीके से नहीं समझा सकता, समझो कि अभी उसने उस बात को याद नहीं किया है। अभी आपका 8 दिन जो 7 दिन जो ये बचा हुआ है ना, इसमें जब आप किसी चीज का रिवीजन करें तो किसी न किसी के सामने उसे उगल दें। और जब आप ये उस सरल तरीके से उगल देंगे ना, तो वो बनेगा फेमेंस वेरिफिकेशन, या इसी को कहेंगे फेमेंस वेरिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों की ये जो समस्या होती है ना कि यार इसे पढ़ा तो है लेकिन इन 4 में से आंसर कौन सा ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा पता है? क्योंकि तूने पढ़ा नहीं था, तूने रीड किया था। तूने क्या किया था? तूने रीड किया था मेरे भाई। इसलिए ये रीड की हुई चीजें ऐसा ही आभास दिलाती है। याद की हुई चीजें हमेशा फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचाती है कि 4 में से एक है कौन सा। तो इन 7 दिन में आपको इस रीड वाले की बजाय याद वाले कॉन्सेप्ट को चूज करना है। ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बातें की, उनके सजेशन, सुझाव क्या है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रश्न को पूरे ध्यान से पढ़ना है, पूरी ईमानदारी से पढ़ना है।
एग्जाम में पूरे टाइम पेशेंस बना करके रखना है, धैर्य बना करके रखना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये 4 ही बातें बता रहा हूं। अति आत्मविश्वास से बचना है और एंजाइटी या लो कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा बचना है। तीसरी बात, और पैटर्न के बजाय हर प्रश्न को नया समझ करके पढ़ना है। ये 4 बातें ही सुझाव दे रहा हूं केवल। ये 4 काम कर लिए और बाकी जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने पर उसने 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन मेहनत कर ली, गारंटी दे रहा हूं कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। मैंने आपको शुरुआत में जब ये क्लास शुरू की थी तो कहा था कि नेगेटिव मार्किंग के टाइम पर एग्जाम के 3 घंटे में बताने वाली जो चीजें हैं जो हमारे नंबर्स बचा सकती हैं वो चीजें भी बताऊंगा, और वो भी बताऊंगा जो एग्जाम से पहले हमें फॉलो करनी है। एग्जाम से पहले हमें क्या फॉलो करना है और एग्जाम के समय हमें क्या ध्यान रखना है, उसका शॉर्ट फॉर्मेशन सुन ले। देखो, एग्जाम में ये जो तुक्का नाम की चीज है ना, ये तुक्का ये कम लगानी है, लगानी तो है लेकिन कम लगानी है। पहला, तुक्का कहां मारा जा सकता है उस पर भी बात कर लेता हूं। देखो, ऐसे जो पॉइंट्स हैं जैसे कि करंट अफेयर्स, जैसे कि आंकड़ों वाला विषय यूनिट 6, ये जो पॉइंट्स हैं इनमें तुक्के नहीं मारने हैं। तुक्के कहां मारते हैं, मारे जा सकते हैं जहां हम पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम? जहां हम पूर्व ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री में, जैसे जियोग्राफी में, जहां इन्वायरमेंट में, जहां पॉलिटी में यूज कर सकते हैं, वहां तुक्का मारा जा सकता है। करंट अफेयर्स में आपने अगर बात को सुना ही नहीं है, कभी उस बात से रूबरू ही नहीं हुए हैं, क्या ही तुक्का मारेगा, और वो तुक्का ज्यादातर गलत निकलेगा। इकोनॉमिक्स में जहां आंकड़े पूछे जा रहे हैं वहां तुक्का नहीं मारना है। मैंने आपको एक बहुत ओवरव्यू देने की कोशिश की कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। एग्जाम से पहले क्या करना है, इन 8 दिनों में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बहुत सारा जो है दिमाग खराब कर देने वाला जो है फलाना सीरीज, डिमाका सीरीज, नोट सब कुछ अवेलेबल करा देंगे। लेकिन बच्चा पास वो होगा जो रिवीजन करेगा, जिसने ज्यादा रिवीजन किया, जिसने, देखो एग्जामिनर ने तो पेपर पहले ही सेट कर दिया है, आप आज भी नया कंटेंट पढ़ रहे हो, कितने बड़े बेवकूफ हो। कंटेंट को मत बदलो। जिस कंटेंट को आप 6 महीने से पढ़ रहे हो, आज किसी कोचिंग वाले ने कोई फलाना वीडियो बना दिया, मैराथन नाम की चीज चलती, मैराथन बना दिया, उस चक्कर में आप अपने कंटेंट को बदल रहे हो। सोचो कि जिस काम को मैं 8 महीने से कर रहा था उसे आखिरी के 8 दिन में बदल करके मैंने अपने पांव को काट लिया, अपनी जो मेहनत थी, अपनी जो जमा पूंजी थी उसे फेंक दिया और किसी और का दिया हुआ पनातल पत्तल धर रख लिया, पास कैसे होऊंगा। तो ये जो जो समस्या है ना, जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारा कंटेंट टेलीग्राम के माध्यम से, बहुत सारी जो 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 घंटे की जो मैराथन क्लासेस आ रही है ना, इन मैराथन से बचना है। क्योंकि आपको समय मिला है ये 8 दिन अपना रिकॉल करने में, आप उसे रिकॉल करें। अगर आपने उसे बार बार रिकॉल कर लिया, गारंटी है पास हो जाओगे। और ये किसी और के चक्कर में पड़ गए, मैं क्यों नहीं ला रहा हूं मैराथन, भाई पुराने साल के बहुत सारे वीडियोस पहले से रखे हुए, उन्हीं को रिकॉल करो, बार बार उन्हीं को रिवाइज करो। चीजें बदली नहीं है, केवल 8th और 6th यूनिट बदलती है, वहां हमने पढ़ लिया है नया। बार बार क्यों क्यों मैं दर दर भटक के इस चैनल का, उस चैनल का, उस कोचिंग का क्यों पढ़ रहा हूं? मैं अपना रिवाइज करूं, मैं अपना रिकॉल करूं। लास्ट जो पॉइंट मुझे आप सब लोगों से शेयर करना है वो एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेंड करूं, ये है ब्रह्म प्रश्न जो हर स्टूडेंट को मुझसे पूछना चाहिए या हर स्टूडेंट की जुबान पर आज होगा। देखो, सामान्यतः मेरा जो मानना है वो ये है कि हर एक स्टूडेंट को 80 प्लस, लेकिन 90 से कम
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन मैं यहाँ ये पॉइंट नहीं बोलूंगा, आपको एक आइडिया दे रहा हूं, एक तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे पता करना है कि मुझे एग्जाम में कितने लगाने हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। एक पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं 10 क्वेश्चंस लगाता हूं तुक्के जो मुझे नहीं आते हैं और उन 10 में से 4 मेरे सही हो जाते हैं और 6 मेरे गलत हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी मुझे 2 into 3 मतलब 4 into 3 और माइनस का 6, तो 12 - 6 मतलब 6 नंबर में प्लस में हूं। तो ये जो दिमाग में भर रखा है ना कि कम क्वेश्चन करना है, इसको हटाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 100 में से 100 नहीं करने हैं। 100 में से 100 बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मैं ये खुद एनालिसिस किया 3 टेस्ट लगाकर, जहां 100 में से 100 कर रहे हैं वहां स्कोर 65 से कम, जहां 90 है वहां 65 से 70, थोड़ा सा और कम कर लो तो 70 से भी ऊपर पहुंचता है स्कोर माइनस हो जाने के बाद भी। अब आप समझो, यहां आपको अपना खुद का एक नंबर पैदा करना पड़ेगा। कैसे, वो मैं आइडिया दे रहा हूं, वो तरीका मैं सिखा रहा हूं। एक शब्द होता है एक्यूरेसी। ये क्या होता है? एक्यूरेसी जो शब्द है, एक्यूरेसी, इसके बिहाफ पर आप अपना नंबर निकालेंगे। आप आज, कल और परसों ये 3 दिन तक टेस्ट लगा लें, एफएलटीज, है ना। 3 एफएलटीज आप अलग अलग दिन एफएलटी लगा लें और इसके बाद आप देखें कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। जिन बच्चों की, अब मैं आंसर कर रहा हूं उस बात का, जिन बच्चों की एक्यूरेसी 90% से अधिक है, मतलब अगर वो 60 प्रश्न आंसर करते हैं और उसमें से 65 सही हो जाते हैं, 64, 62, 63 सही हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे को एग्जाम में 90 से 95 के बीच में आंसर टिक करने की परमिशन है मेरी तरफ से। वो 90 से 91, 92 आंसर सही कर सकता है, एग्जाम में टिक करे। जिन बच्चों की एक्यूरेसी 90 से 80 के बीच में है, मतलब आप घर पे टेस्ट 3 दिन लगा लो और औसत मिला लेना। अगर आपकी एक्यूरेसी 90 से 80 के बीच में है, मतलब आप अगर 60 क्वेश्चन लगाते हैं और उसमें से 55 सही होते हैं, 10-12 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 80 प्लस क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 85 से कम करने हैं। ये 2 फॉर्मूले आप लोगों को अपने खुद पर एप्लीकेबल मारने हैं। बिना वीडियो देखे, यूट्यूबर्स के वीडियो मत देखना। कोई कहेगा 70 लगाओ, कोई कहेगा 80 लगाओ, कोई कहेगा 90 लगाओ, कोई कहेगा 100 में से 100 लगाओ। मैं कह रहा हूं आप थोड़ा दिमाग लगाओ। और दिमाग कैसे लगाओ? बड़ी शांति से ये समझो कि मेरा एक्यूरेसी जो है उस आधार पर मुझे ये डिसाइड करना है। अगर मेरा एक्यूरेसी 10% गलत करवाता है, मतलब मेरे 10% क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो फिर मुझे, या 10 से कम परसेंट में गलत होते हैं, तो मैं 90 टिक करके आऊंगा एग्जाम में। अगर मेरा 20%, 10 से 20 के बीच में गलत होता है, तो फिर मैं 80 प्लस करके आऊंगा। और अगर मेरा एक्यूरेसी इससे कम है तो फिर तो उसको सुधारना पड़ेगा। एक्यूरेसी 20-22% से कम हो जाने का मतलब इंसान का, स्टूडेंट का फेल होने का चांस बढ़ाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि 20-22-25% फाइनल है। मतलब मैं अगर 100 करूं तो उसमें से 25 से ज्यादा गलत ना हो, ये ध्यान रखना है। क्योंकि 25 से ज्यादा गलत कर देने का मतलब फिर रिवर्स मार जाना है। आपकी एक्यूरेसी कभी भी किसी भी हाल में 25% से कम गिरनी नहीं चाहिए। मतलब 100 में से हमेशा मेरा 75 सही हो, 25 से कुछ कम 22, 21, 18, 17 हो, तो उस हिसाब से आप इन दोनों में से एक पैटर्न सेट कर लो। ओवरऑल मैंने आपको बताया, अब आप अपना हिसाब से कर लेना। किसी का 9% होता है तो ये 91 कर लो, किसी का 1% गलत होता है तो यहाँ 99 कर ले, भले कोई दिक्कत नहीं है। आप इस आधार पर अपना डिसीजन लेना। मैंने आपको तर्क दे दिया, आधार दे दिया, समझ विकसित कर दी।
मैंने इस लेक्चर में बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से जान लगाते हैं, वो पास हो जाएं, तो उन बच्चों तक ये इस वीडियो को पहुंचाना आपका काम है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसे शेयर करें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैंने जो बातें बताई हैं, यही गलतियां स्टूडेंट्स को गड़बड़ करवाती है एग्जाम में, यही फेल करवाती है। इसलिए आज इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाकर उन बच्चों तक फैलाने की, उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो सच में इस रीजन से फेल हो रहे हैं, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो ईमानदारी से इन्हें इंप्लीमेंट करने की, अपने आत्मसात करने की कोशिश करेगा। अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत बोलते हुए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं। खाने पीने का, पानी का और अपने उठने सोने का बहुत विशेष ध्यान रखना इन 8 दिनों में। ये ही डिसाइड करते हैं कि हम एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।